नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती को लेकर है। उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही है अदालत में। उन्हें जेल जाना होगा या बेल मिलेगी, बड़ा सवाल है। सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं। सौरभ, बहुत देर से मैं सुन रहा था, आप इस केस के बारे में डिटेल्स बता रहे थे। तो दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या रिया चक्रवर्ती को जो बेल मिलेगी इस आधार पर मिल सकती है कि इस केस में जो दूसरे दो आरोपी हैं उनको बेल मिल गई है? रजत जी, एक बड़ा ग्राउंड हो सकता है। हमारे रिपोर्टर्स जो लगातार इस केस को डे 1 से कवर कर रहे हैं, उनका भी यह कहना है कि 3 आरोपी ऐसे हैं जिनको इस केस में बेल मिल चुकी है। और उनको बेल तब मिली थी रिया के केस की तरह ही, जब उनकी कस्टडी की मांग एनसीबी ने नहीं की थी। रिया की कस्टडी की मांग भी नहीं की है। उसके बाद उनको प्रोसीजर के तौर पर अदालत ने जुडिशियल कस्टडी का आदेश सुनाया। उसके तुरंत बाद बेल की अर्जी उनके वकील ने आगे मूव कर दी। ऐसा ही रिया के केस में भी हुआ है। और अब देखना यह है कि ये सुनवाई आज होती है या बाद में होती है। बड़ी बात यह है, जिन 3 लोगों को बेल मिली थी शुरुआत में, उनमें से 2 तो वो लोग हैं जिनके पास से वो नारकोटिक सब्सटेंस बरामद हुआ था, उनके बाद से सीजर हुआ था, बरामदगी हुई थी नशीले पदार्थ की, तो उनको भी बेल मिल चुकी है। रिया चक्रवर्ती के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई किसी किस्म के नशीले पदार्थ की। उनके ऊपर एनसीबी ने ड्रग्स को कंज्यूम करने का, यूज करने का भी आरोप नहीं लगाया है। उनके ऊपर आरोप लगा है ड्रग्स की खरीद करने का और ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़े होने का। अब इस आधार पर रिया चक्रवर्ती के वकील कह सकते हैं कि यह कोई हैबिचुअल ड्रग यूजर भी नहीं है। और साथ पे एनसीबी ने यह लाइन भी जोड़ दी है कि रिया चक्रवर्ती के बयानों से यह बात साफ होती है कि वो जो ड्रग्स मंगा रही थी या वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगा रही थी। तो इन बातों का इस्तेमाल रिया के वकील कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंस बना हुआ है कि अगर कस्टडी नहीं मांगी एनसीबी ने तो बेल मिल गई, यह रिया चक्रवर्ती के सबसे ज्यादा काम आ सकता है। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मैंने बयान सुना था एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर का, वो ये कह रहे थे कि वो संतुष्ट हैं, उन्हें जो कुछ पूछना था उन्होंने पूछ लिया है, तो इसके बाद जेल में रखने का क्या औचित्य थे, ये आर्गुमेंट जरूर हो सकता है रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से। जी हां, हमने ये भी पूछा हमारे सारे सहयोगी, क्योंकि वो लोग लगातार लीगल एक्सपर्ट्स के टच में है रजत जी, और साथ ही साथ जो लोग अभी अंदर भी हैं एनसीबी दफ्तर में, उनके भी वो टच में है। तो सबका ये कहना है कि ये जो दलील दी है एनसीबी ने उनको 14 दिन की जेल में भेजने की, इस 6 पन्ने की रिमांड कॉपी के आखिरी पैराग्राफ में 5 लाइनों में यह लिखा गया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआती स्टेज में है और जो भी जानकारी रिया चक्रवर्ती ने दी है उसका सत्यापन होना बाकी है, और साथ ही उनके ज्ञात अज्ञात एसोसिएट्स तक पहुंचना और उनको पकड़ना बाकी है, इसलिए उनको जेल भेज दिया जाए। तो सवाल यही उनके वकील उठाएंगे कि अगर ऐसे कोई एसोसिएट्स हैं उनके, तो उनसे तो उनके सिलसिले में तो रिया चक्रवर्ती से आपको पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन आप कहते हैं रिया ने सब कुछ बता दिया। अगर वो सब कुछ बता चुकी हैं तो रिया को जेल में रखकर के आपको क्या हासिल होगा? नहीं, जब रिमांड नहीं मांगते सौरभ, उसका साफ ये मतलब होता है कि हमारी पूछताछ पूरी हो चुकी है और इन्हें जेल इसलिए भेज दिया जाए कि जो बाकी विटनेसेस हैं, जो बाकी जांच है, ये उसको प्रभावित ना कर सके। अब ये हमारे रिपोर्टर्स इस बात को बता सकते हैं कि क्या अब तक का रिया चक्रवर्ती कॉन्डक्ट ऐसा रहा है, उसमें कोई ऐसी बात रही है जिससे ये लगे कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, गवाहों के बयान बदलवा सकती हैं, तब जेल भेजा जाना बहुत जरूरी होता है। जी, हमारे साथ राजेश और दिनेश दोनों मौजूद हैं। राजेश, सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती के कंडक्ट से कभी ये लगा कि उनको बेल डिनाई इसलिए हो क्योंकि वो इस केस के तथ्यों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है? देखिए, एनसीबी की अगर हम बात करें तो उनके अधिकारी साफ कर रहे हैं 3 दिन में जो कुछ उन्हें चाहिए था, जिस तरीके के वो सवाल पूछ रहे थे, वो सब कुछ उनके जवाब उनको ठीक ठीक मिल चुके हैं। इस वजह से रिमांड उन्हें नहीं चाहिए। तो ये बात इस ओर इशारा करती है कि इस तरीके का कोई एटीट्यूड नहीं था रिया चक्रवर्ती का, नॉन कोऑपरेशन का कोई एटीट्यूड जांच एजेंसी की तरफ नहीं था, जिस वजह से जांच एजेंसी अब रिमांड नहीं मांग रही है। इस ओर इशारा करती है कि रिया चक्रवर्ती ने पूरी तरीके से सहयोग किया, जो सवाल उनसे पूछे गए उन सवालों का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने जो पूरा ठीकरा है वो सुशांत सिंह राजपूत पर फोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड करने नहीं आ सकते। तो ये ग्राउंड शायद नहीं होगा सौरभ की नॉन कोऑपरेशन या कोऑपरेट नहीं कर रही थी, उनका एटीट्यूड जो जांच एजेंसी के सामने ठीक नहीं था, इस वजह से
उन्हें बेल डिनाई किया जाए, ये नहीं हो सकता, इसकी संभावना कम लग रही है। लेकिन एनसीबी जो है वो जरूर उनके बेल को अपोज करेगी। जैसा कि हमने रिमांड कॉपी में देखा है, कई तरह के तथ्य जो है एनसीबी ने रिमांड कॉपी में लिखा है। ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर तक बता दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि कई ऐसे अक्यूज्ड हैं जिनका नाम जो है वो सामने आया रिया की पूछताछ में, उनको पकड़ना है। तो शायद ये एक ग्राउंड हो सकता है। ये सारा जो केस है ये डिपेंड करेगा इस रिमांड की रिपोर्ट के ऊपर, जो अब बहुत देर पहले मैंने देखा था आपके हाथ में थी वो जो रिमांड की रिपोर्ट है उसकी कॉपी। उसके आप सेलिएंट पॉइंट बता सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिमांड की रिपोर्ट में लिखे गए हैं, जो बातचीत से, जो पूछताछ से बाहर आए? जी रजत जी, मैं इसमें बिल्कुल ऑपरेटिव पार्ट और जो दर्शकों को की दिलचस्पी जिसमें होगी वो मैं पढ़ करके बताऊंगा। वैसे तो ये 6 पन्नों की रिमांड कॉपी है और पहले पन्ने से शुरुआत की गई है कि कहां से एनसीबी की जांच शुरू हुई, पहले कौन सा व्यक्ति था जो कि गिरफ्त में आया और उससे कड़ियां कैसे जुड़ती गई। इसके बहुत सारे नाम आपने सुने हैं, लेकिन हम आएंगे सीधे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए लोग और रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक जब एनसीबी पहुंची तो उन्होंने क्या बताया। तो इसमें सबसे पहले शौविक चक्रवर्ती के बारे में लिखा हुआ है कि शौविक चक्रवर्ती ने हमें यह बताया कि वो अब्दुल बासित परिहार और कैजान इब्राहिम के और जैद के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी करवाता था, फैसिलिटेट करता था। और ये डिलीवरी जो थी ये सुशांत सिंह राजपूत के एड्स यानी सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम करने वाले लोगों को की जाती थी और इसका जो पेमेंट होता था वो रिया चक्रवर्ती की जानकारी में होता था। और कई बार पेमेंट कैसे होनी है और पेमेंट जिसको करनी है और ड्रग कौन सी मंगवानी है, ये बातें भी रिया चक्रवर्ती ही कंफर्म करती थी। ये खुद शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उन्होंने कस्टोडियल इंटरोगेशन के अंदर एनसीबी को बताया है कि उनकी बहन को पता होता था कि कौन सी ड्रग मंगवानी है, इसका पेमेंट कैसे होना है। और कई बार तो यह फैसला भी रिया चक्रवर्ती ही करती थी। डिलीवरी करवाता था शौविक और वो डिलीवरी लेते थे सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले लोग। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट सैमुअल मिरांडा का है। सैमुअल मिरांडा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का एक किस्म का हाउस मैनेजर था, घर के अंदर काम करने, घर के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों की वो देखरेख करता था। एनसीबी कहती है कि सैमुअल मिरांडा ने यह खुलासा किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स लेता था, ड्रग्स मंगवाता था या ड्रग्स रिसीव करता था। और इस सिलसिले में जो भी वित्तीय मामले होते थे, फाइनेंशियल मैटर वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जो भी वित्तीय मामले होते थे वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत देखते थे। इस केस में वित्तीय मामलों का मतलब ड्रग्स की खरीद के लिए पैसे देना, पेमेंट करना, क्योंकि एनसीबी ने कहा कई बार कैश पेमेंट होती थी, कई बार पेमेंट गेटवे के जरिए होती थी, कई बार पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए होती थी और रिया चक्रवर्ती ने खुद अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, यह जानकारी भी आई थी। तो सैमुअल मिरांडा सीधे सीधे सुशांत और रिया दोनों का नाम ले रहा है, शौविक चक्रवर्ती भी सुशांत और रिया दोनों का नाम ले रहा है। तो इसका मतलब सौरभ बड़ी बात यह है कि जो खरीदारी होती थी, जो प्रोक्योरमेंट होता था, जो ली जाती थी, उसमें रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट था। जी हाँ बिल्कुल रजत जी। तीसरी बात जो दीपेश सावंत ने कही है वो भी यही कही है जो कि शौविक और सैमुअल मिरांडा कह रहे हैं। दीपेश सावंत ने भी कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर ड्रग्स लाता था, कभी कभी रिया चक्रवर्ती उसको निर्देश देती थी और इससे जुड़े हुए पैसों का लेन देन रिया और सुशांत दोनों करते थे। अब जो रिया चक्रवर्ती के खुद के बारे में जो स्टेटमेंट में लिखा गया है वो ये साफ साफ कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती के बारे में 3 लोगों ने जो बयान दिए उसको एक्सेप्ट किया है, रिया चक्रवर्ती ने एक्नॉलेज किया कि हां ऐसा होता था और उन्होंने ये माना कि मैं ड्रग्स की प्रोक्योरमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती को निर्देश देती थी। और इससे यह भी साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग सिंडिकेट का पार्ट है, एक्टिव मेंबर है और ड्रग सप्लाई से जुड़ी हुई है। इससे यह भी साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स मंगवाती थी या प्रोक्योर करती थी वो सुशांत सिंह राजपूत की कंजम्पशन के लिए प्रोक्योर करती थी। आपने ठीक कहा, जो आरोप लगाया गया है वो रिया पर ड्रग्स की खरीद को फैसिलिटेट करने या उसकी पेमेंट के लिए लगाया गया। सौरभ, ये बार बार सतीश मानशिंदे कहते थे कि रिया चक्रवर्ती ने न कभी कोई ड्रग लिया और न कभी ड्रग का कोई कंजम्पशन किया, कोई उससे नाता नहीं है। उन्होंने कभी खरीदने बेचने के बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा या प्रोक्योर करने के बारे में नहीं कहा। लेकिन इसके बारे में रिमांड रिपोर्ट में क्या कहा गया? क्या रिया चक्रवर्ती भी ड्रग एडिक्ट थी, ड्रग्स लेती थी?
रजत जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में भी जा सकती है ये बात। अभय पराशर हमारे साथ है और अभय ने हमको थोड़ी देर पहले ये खबर दी थी कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी इंटेरोगेशन के दौरान या पूछताछ के दौरान एनसीबी को ये बात बताई थी कि उन्होंने शौकिया तौर पर कुछ पार्टीज में ड्रग्स यूज की हैं, लेकिन वो इसकी हैबिचुअल नहीं हुई। आदतन उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। शौकिया पार्टीज में वो ऐसी पार्टियों में गई हैं जहां ड्रग इस्तेमाल हो रही थी और उन्होंने ड्रग एक्सपेरिमेंट के तौर पर ड्रग को यूज किया है। लेकिन इसके बावजूद एक शब्द भी इस रिमांड कॉपी में रिया चक्रवर्ती के खुद ड्रग अब्यूज करने का नहीं लिया गया और इसकी पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। मैं चाहता हूं अभय आपको वो और दर्शकों को वजह बताएं। अभय, क्यों जिक्र नहीं है इस कॉपी में रिया चक्रवर्ती के ड्रग यूज करने का? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जो एनसीबी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ये जो पूरा जो जेसी भेजने के लिए जो एक एप्लीकेशन तैयार की है एनसीबी ने, उसमें भी सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो ड्रग्स को खरीदने में, और ड्रग्स को चाहे वो खुद के लिए खरीदती थी या फिर सुशांत के लिए खरीदती थी, इस बात का जिक्र किया गया है कि वो एक ड्रग को सिंडिकेट करने में एक्टिव मेंबर थी। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अभी तक 3 दिन की जो पूछताछ हुई है सौरभ रिया चक्रवर्ती से, उसमें उसने ये बात कबूली है कि वो पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी पार्टीज में गई थी जहां पर उन्होंने शौकिया तौर पर कई बार ड्रग्स लिया है, लेकिन वो इसकी हैबिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि एक चैट में भी निकलकर सामने आया था जिसमें रिया ने कहा था कि उसने एक बार ड्रग लिया है लेकिन बहुत ज्यादा वो हैबिचुअल नहीं है। इसी वजह से जो केस है, इस केस के अंदर सिर्फ ड्रग को सिंडिकेट करने के, ड्रग को अपने मैनेजर, चाहे हम सैमुअल मिरांडा की बात करें या फिर जो शौविक चक्रवर्ती है, इनके जरिए ड्रग्स खरीदने के अंदर नाम जो है वो लिखा है रिया चक्रवर्ती का। और इसी वजह से अभी सिर्फ जो केस नंबर 16 है, यानी कि एनसीबी की टीम जो कि पूरे ड्रग सिंडिकेट जो है उस नेक्सस को पकड़ने में आई है, उसके अंदर रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। हालांकि अब कोर्ट के अंदर जो दलील लगातार चल रही हैं, उसमें ये देखना बड़ा अहम होगा कि जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं वो क्या दलील देते हैं। चलिए ठीक है। दरअसल बात यह है कि सीनियर ऑफिसर्स ने प्रोसिक्यूशन टीम को यह कहा है सोर्सेस के मुताबिक कि आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि रिया ड्रग्स लेती थी, क्योंकि उनके ब्लड रिपोर्ट में वो नहीं आएंगी और उनके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है, इसलिए वो इल्जाम जो आप अदालत में साबित ना कर सकें उसको लगाना भी नहीं चाहिए। तो या तो ये उनका बयान हो या फिर किसी कोई मैसेज हो या फिर कोई ये कहे कि हाँ ये ड्रग्स लेती थी। लेकिन क्या ये उन्होंने कहा कि ये सारी जो ड्रग्स ली जाती थी, प्रोक्योर की जाती थी, मंगवाई जाती थी, ये किसके लिए मंगाते थे ये लोग? रजत जी, ये जो मैंने 4 बयान पढ़े हैं, जो 4 स्टेटमेंट पढ़े हैं इस कॉपी के, इन चारों में ये बात कॉमन है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए बेसिक पॉइंट। शौविक चक्रवर्ती ये कह रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर ड्रग्स मंगवाता था, रिया चक्रवर्ती को पता होता था। सैमुअल मिरांडा ये कह रहा है कि वो सुशांत और रिया के कहने पर ड्रग्स मंगाता था, दोनों को पेमेंट के बारे में पता होता था। दीपेश सावंत ये बात कह रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर ड्रग्स मंगाता था, उसमें ज्यादा एम्फेसिस सुशांत पर है। रिया चक्रवर्ती भी कभी कभी उसको कहती थी, ये बात वो कह रहा है। लेकिन इस बात को खुद एनसीबी बोल रही है कि रिया चक्रवर्ती के बयान से यह साफ होता है कि जो भी ड्रग्स मंगाई जाती थी वो सुशांत सिंह राजपूत की कंजम्पशन के लिए मंगाई जाती थी। यह एनसीबी की खुद की अपनी स्टेटमेंट है जो रिया के बयान पर आधारित करके उन्होंने इसमें लिखी है रिमांड कॉपी में। जी सौरभ, अब एक बार अपडेट ले लेते हैं, अगर अदालत से कुछ संकेत आए, किस तरह की सुनवाई चल रही है। दिनेश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जमानत याचिका पर अपना पक्ष दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। तो एनसीबी की तरफ से जो जमानत याचिका का विरोध किया गया, इस तरह की जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है। और साथ ही में सतीश माने शिंदे वो अपनी बारी का इंतजार करे, जैसे ही एनसीबी का पक्ष खत्म होगा उसके बाद सतीश माने शिंदे जो है वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। जी, तो अभी इंतजार करना होगा। मुझे लगता है थोड़ी देर ये सुनवाई चलेगी और किस बिना पर अदालत फैसला लेती है ये अभी इसका इंतजार करना बाकी है। जो गिरफ्तार किया सौरभ रिया चक्रवर्ती को, उसके पीछे क्या बड़ी वजह बताई गई इस पूरी रिपोर्ट में? रजत जी, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो यह कहा गया कि जो पकड़े गए लोग हैं
उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, खासतौर पर शौविक का, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत का नाम है। और फिर यह कहा गया कि इन तीनों के बयान के आधार पर और जो इन्होंने संलिप्तता या रोल रिया चक्रवर्ती का बताया, रिया चक्रवर्ती को हमने समन किया। एनसीबी कह रहे कि हमने उनको समन किया, रिया चक्रवर्ती हमारे पास आई और रिया चक्रवर्ती ने इन तीनों के बयानों में जो उनका रोल बताया गया उसको एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया। और उसके बाद उन्होंने खुद भी इस बात का खुलासा किया कि वो ड्रग्स मंगवाती थी, ड्रग्स के लिए पेमेंट करती थी और इन तीनों लोगों को ड्रग्स प्रोक्योर करने के लिए कहती थी। हालांकि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ऐसा करने को कहती थी। तो ये एनसीबी के बयान के मुताबिक ये 3 और लोगों के बयान हैं जिन्होंने रिया का नाम लिया और खुद रिया का इकबालिया बयान भी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में रिया पर क्या मेन इल्जाम है? रजत जी, मेन इल्जाम इसमें एक लाइन के अंदर लगा दिया गया है कि ये मैं उसको इंग्लिश में पढ़ देता हूं कि इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट रिस्पोंडेंट यानी कि रिया इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट कनेक्टेड विद ड्रग सप्लाईज। यानी रिया चक्रवर्ती एक ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है और ड्रग्स की सप्लाईज से जुड़ी हुई है। यह उन पर प्रमुख आरोप है। और रिया को गिरफ्तार करने के बाद में एनसीबी के एक डिप्टी डायरेक्टर का स्टेटमेंट था, मुझे लगता है वो एक बार दर्शकों को सुनवा देना चाहिए कि वो एनसीबी की तरफ से पहला ऑथेंटिक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रिमांड की डिमांड नहीं करेंगे और जो कुछ कहा है रिया ने उससे वो संतुष्ट हैं। वो मुझे लगता है एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। उन्होंने जो बताया है वो गिरफ्तारी के लिए सफिशिएंट था। हमने उन्हें अरेस्ट किया है, विच मीन्स देयर वाज मटेरियल इनफ। जिन लोगों से हम उनकी बातचीत करवाना चाहते थे, पूछताछ करना चाहते थे, वो पहले से हमारी कस्टडी में थे। 3 दिन से हम उनको बुला रहे, हमने पूछताछ की, वी आर सेटिस्फाइड। जो हमारे पास है वो भी कल चले जाएंगे। So there was no logic, there was no need to seek custody. It's a conscious decision. Sections of NDPS Act, Riya Chakravarti is booked by NCB. Section 8, 20, 22, 27A, 28 and 29. The persons who are in NCB custody right now, 4 of them, they will also be produced before the court tomorrow because their remand is ending tomorrow and we will be opposing all bails. तो रिया की गिरफ्तारी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने माना वो ड्रग्स खरीदती थी, ड्रग पेडलर से उनका संपर्क था, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे वो सही हैं और रिया चक्रवर्ती का बयान ही उनकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा आधार बना। 2 दिन से पूछताछ हुई, रिया लगातार कहते रही उन्होंने सुशांत राजपूत के कहने पर ड्रग्स मंगवाई थी, अपने भाई और दूसरे लोगों को ड्रग्स का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने खुद कभी ड्रग्स नहीं ली। ये एक बड़ी बात है। और रिया ने एनसीबी के सामने यह भी कहा कि सुशांत को 2016 से ड्रग्स लेने की आदत थी, वो ड्रग्स सप्लाई करने वाले पेडलर के संपर्क में थे। सुशांत से मिलने के बाद वो संपर्क में आई, लेकिन एनसीबी ने रिया के घर से जो लैपटॉप, जो मोबाइल, जो टैबलेट जब्त किया, उसकी जांच से पता चला कि रिया 2017 से ही ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी। और रिया की टैबलेट से पार्टीज की तस्वीरें मिली, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे फोटोग्राफ्स, बहुत सारे वीडियोस, और जो भी जानकारी मिली उससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और जांच में पता चला कि 2017, 2018, 2019 में रिया का ड्रग सर्कल काफी ज्यादा एक्टिव था। सौरभ, तो क्या बड़े फिल्मी दुनिया के लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं? रजत जी, अब आगे की कार्रवाई के बारे में एनसीबी यही कह रही है कि हमें एक बड़े ड्रग सिंडिकेट और बड़े ड्रग नेटवर्क को अनर्थ करना है, उसके बारे में बताना है कि और इसमें बॉलीवुड के और लोग भी हो सकते हैं। अभय के पास इस बारे में और इंफॉर्मेशन है। अभय, अब ये दायरा जो है जांच का, और क्या बॉलीवुड में और लोगों तक भी पहुंचेगा? देखिए बिल्कुल सौरभ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जो 3 दिन की पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के अंदर रिया चक्रवर्ती ने इस बात को, हमारे जो एनसीबी के सोर्सेज हैं, जो दिल्ली से टीम गई है, उन्होंने इस बात को पुख्ता किया है कि रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो जिन पार्टीज में जाया करती थी वहां पर कुछ बॉलीवुड के और भी लोग आया करते थे जो कि ड्रग्स लेते थे और उन्हीं के साथ शौकिया तौर पर रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लिए थे। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया मेरे साथ हैं जिनके पास कुछ खबर है। अतुल, कुछ बॉलीवुड लोगों के जो नाम आज लिए हैं रिया चक्रवर्ती ने, अब इस पॉइंट पर जो है एनसीबी
लगातार शिकंजा कसेगी उन लोगों पर भी? देखिए, 2 मामले इस पूरे जो एपिसोड है इसमें दर्ज हैं। एक 15 नंबर एफआईआर 15/2020, एक 16/2020। 16/2020 के अंदर अभी रिया की अरेस्टिंग हुई है। 15/2020 की अभी जो एनडीपीएस एक्ट में जो एनसीबी ने केस रजिस्टर किया था उसमें अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स सिंडिकेट जो फैला हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब एनसीबी ने शुरू करनी है। और जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो सामने आया था और अब जिस तरीके से कोर्ट के अंदर पूरे मामले की बहस चल रही है उसमें लगातार वकील जो है, जो रिया के वकील हैं, वो लगातार ये बहस कर रहे हैं कि हमें इसको, जो रिया चक्रवर्ती है उसको बेल दी जानी चाहिए क्योंकि एनसीबी को उसकी रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एनसीबी लगातार ये बात कह रही है कि जेसी में भेजा जाना चाहिए। तो अभी पूरे मामले की जो है वो बहस चल रही है। वकील अपने तर्क दे रहे हैं, एनसीबी अपने तर्क दे रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, अब अगर रिया को बेल मिलती है तो रिया के वकील इस बात की पुष्टि करेंगे और अगर उसको जेसी में भेजा जाता है तो निश्चित रूप से एनसीबी इस बात की पुष्टि करेगी। और सबसे बड़ी बात यह सौरभ, जो बॉलीवुड का इसमें जो अभी तक जो सूत्रों से जो जानकारी है, जो रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया है, अब अगर रिया चक्रवर्ती को जेल भेज भी दिया जाता है क्योंकि रिमांड की मांग नहीं की है, लेकिन सोर्सेस ये बता रहे हैं कि 14 दिन की जेसी में अगर रिया चक्रवर्ती जब चली जाती हैं, कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी इस नेक्सस को खंगालने में, उन लोगों के नाम या उन लोगों से कन्फ्रंट कराने में, तो दोबारा से एप्लीकेशन मूव करके एनसीबी रिया चक्रवर्ती को जेसी से दोबारा से कस्टडी में ले सकती है ताकि इस नेक्सस को, तो दोबारा जरूरत पड़ी तो एनसीबी कभी भी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। राजेश से एक बात और पूछना चाहता हूं। राजेश, ये जो पूरी रिमांड की रिपोर्ट देखी है, जो सौरभ डिटेल्स बता रहे थे, जो आपने डिटेल्स दी हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मुंबई में बड़ी आसानी से ड्रग्स मिलती हैं, बड़ी आसानी से प्रोक्योर की जा सकती हैं और किसी बात का डर नहीं है। लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पर ड्रग्स के नाम लिखकर उन्हें मंगवाते रहे। बिल्कुल, देखिए ये पहली बड़ी कार्रवाई है। पिछले 15-17 सालों से मैं क्राइम कवर कर रहा हूँ रजत जी। इस तरीके से ड्रग्स के नाम, लोग नाम भी जान रहे हैं, दाम भी जान रहे हैं और व्हाट्सएप पर ड्रग्स मंगवाए जा रहे हैं। ये बात इससे पहले कभी सामने नहीं आई थी। ये पहली बड़ी कार्रवाई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच शुरू हुई, ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती से फोन मांगा, उस फोन से जब मैसेज रिट्रीव हुआ, तब ये बात सामने आई कि इस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स के जरिए ड्रग्स मंगवाए जा रहे हैं। जब जांच आगे बढ़ी, एनसीबी ने जांच शुरू की, तब पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और कॉलेज गोइंग किड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। शौविक चक्रवर्ती या उनका जो पूरा ग्रुप है, बैंड्रा बॉयज का जो ये पूरा ग्रुप है, उसमें कई कॉलेज जाने वाले लड़के और बड़े ही आराम से ड्रग्स हासिल कर रहे हैं। ड्रग पेडलर्स भी जो हैं वो बड़े आराम से ड्रग्स जो है पहुंचा रहे हैं। खास करके बैंड्रा खार लिंकिंग रोड का जो इलाका है, वहां पर ये पूरा गोरख धंधा जो है उसने अपनी जड़ें जमा रखी है। तो ये बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है, पहली बार इस तरह की चीजें, इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। अच्छा है राजेश की इस बहाने से कम ये जो पूरा सिंडिकेट है इसके बारे में जानकारी सामने आएगी, सबूत मिलेंगे और ड्रग्स के जो सिंडिकेट है इसका सफाया होगा। और जब तक फैसला आए, एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि आज जब रिया की गिरफ्तारी का औपचारिक फैसला हो गया, रिया को मेडिकल चेकअप के लिए साइंस हॉस्पिटल ले जाया गया, तो तस्वीरें देखी हैं और हमारे संवाददाताओं ने बताया कि उस समय रिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, किसी तरह का डर या चिंता का कोई भाव नहीं था। न उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, न किसी तरह को रिएक्शन दिया। हालांकि एनसीबी ने रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की जिन धाराओं में केस दर्ज किया है उनको भी एक बार समझ लेते हैं। इनमें 10 साल तक की सजा का प्रोविजन है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8 की तहत केस बनाया गया है। इस सेक्शन का मतलब है बैन ड्रग्स को गैर कानूनी तरीके से खरीदना और इस्तेमाल करना। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 20 लगाया गया है, यानी गांजे का ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। और रिया के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है उसमें एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 28 और सेक्शन 29 भी जोड़े गए हैं। जो केस बनाया गया है उससे लगता है कि रिया को मुसीबतें तो झेलनी पड़ेंगी, लेकिन हैरानी की बात है कि एनसीबी ने रिमांड की जो कॉपी तैयार की है उसमें न तो ड्रग्स की बरामदगी है और न रिया ने ड्रग्स को कंज्यूम करने की बात कबूल की है, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसीलिए ये फेवर में जा सकती है चक्रवर्ती के। और रिया के वकील सतीश मानचंदे ने आज बड़े साफ लफ्जों में कहा कि रिया की रिमांड न मांग करके एनसीबी ने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि रिमांड की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के पास रिया को रिमांड पर लेने का कोई ग्राउंड ही नहीं है।
सौरभ, जब वो ये कहते हैं कि कोई ग्राउंड ही नहीं है रिमांड पर लेने का और इसलिए उन्होंने रिमांड नहीं माना, तो ये बात तो सही है कि क्योंकि उन्होंने तो सारी पूछताछ करनी थी और डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि जो कुछ उन्होंने बताया उससे वो संतुष्ट भी हैं। रजत जी, ये बात अगर डिप्टी डायरेक्टर के बयान से पहले हम करते तो शायद इसको कहते कि कोई किसी भी क्लाइंट का वकील तो यही कहेगा, अगर उसके क्लाइंट की रिमांड नहीं मांगी जा रही तो वो यही कहेगा कि उनके पास कुछ है ही नहीं या मेरा क्लाइंट निर्दोष है। लेकिन इस बात को पुख्ता किया जब डिप्टी डायरेक्टर जो है मुंबई में जो इस केस से जुड़े हुए हैं वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें रिमांड की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो पूछना था हमने पूछ लिया है। हमारे पास हमें रिया को जिन लोगों से कन्फ्रंट कराना था हमने उनसे कन्फ्रंट भी करा लिया है। 3 दिन तक हमने उनको लगातार बुलाया। एक और बात यह भी थी कि जिन लोगों की कस्टडी एनसीबी ने डिमांड की थी इससे पहले, फिर चाहे वो रिया का भाई शौविक हो, सैमुअल मिरांडा हो या दीपेश सावंत हो या और भी लोग हों, उन लोगों को अरेस्ट करने के बाद पूछताछ जिस दिन पहले दिन बुलाया गया पूछताछ के लिए उसी दिन उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इसीलिए उनकी मजबूरी थी कि उनको अदालत के सामने पेश करके उनकी रिमांड मांगते उनसे और पूछताछ करने के लिए। लेकिन रिया के केस में अरेस्टिंग से पहले 3 दिन तक उससे पूछताछ हुई है। तो इसीलिए रिया से जो कुछ भी जानना था वो एनसीबी जान चुकी थी और सच में अब कोई वजह नहीं थी कि उनको वो कस्टोडियल इंटरोगेशन में रख करके उनसे और कोई सवाल जवाब करे। और एक बात भी और दर्शकों को बात बता दूं कि जैसे ही रिया की गिरफ्तारी की खबर आई थी वैसे ही सतीश मानशिंदे जो रिया के वकील हैं उन्होंने रिया को विक्टिम बताया था और सतीश मानशिंदे ने रिया की गिरफ्तारी को इंसाफ पर हमला कहा और उन्होंने कहा कि एक अकेली महिला को घेरने के लिए 3 सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। वो भी सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक ऐसे ड्रग एडिक्ट और कई साल से मेंटल हेल्थ का इलाज कराए शख्स से प्यार किया। ये बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि उस शख्स से प्यार किया जिसने गैर कानूनी तरीके से प्रिस्क्राइब मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद सुसाइड कर लिया। तो सतीश मानशिंदे की थिंकिंग क्या है, रिया चक्रवर्ती के वकील की थिंकिंग क्या है, ये इससे बिल्कुल साफ हो जाता है। और रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि जो लोग पहले खुद को पाक साफ बता रहे थे अब जांच में धीरे धीरे वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि आगे और भी बातें सामने आएंगी। उनकी बात भी सुन लेते हैं। जो लोग अपने को बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक और दूध का धुला हुआ बता रहे थे वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, यही बहुत है। और साक्ष्य के आधार पर 3 बड़ी बड़ी एजेंसी जब मामलों को देख रहे हैं, ईडी देख रही है, एनसीबी देख रही है, सीबीआई देख रही है, तो सारी चीजें धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं और आगे आएंगी। आप इंतजार करिए। क्यों ड्रग का तो रैकेट इतना बड़ा है, इंटरनेशनल रैकेट है, ये तो कहाँ तक जाएगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो इन्वेस्टिगेशन करने की चीज है। लेकिन सीबीआई जिस मामले को देख रही थी, जिस मामले को आप लोग लेकर गए थे, उसमें अभी तक कुछ खास नहीं मिला। सीबीआई बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में कोई बात और कोई चीज शेयर नहीं करती। अच्छा, आप लोग की टीम जब गई थी तब क्या ड्रग कनेक्शन आप लोग को भी दिखा था? बिहार पुलिस को बहुत जितनी चीजें मिली थी हमने सीबीआई को, जब जैसे इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने किया तो एनसीबी ने ये एस्टेब्लिश किया ना भाई कि रिया जी का ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन था। अब वो कह रही हैं हम उसके लिए रह रहे थे, उसके लिए रहे थे, किसके लिए रहे थे। अब वो कह रही हैं तो हमको तो शुरू से उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं है। ये कभी बिहार बनाम महाराष्ट्र नहीं था, ये बिहार पुलिस बनाम महाराष्ट्र पुलिस भी नहीं था, ना होना चाहिए। ये सुशांत के मौत के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनके बनाम पूरा देश है। हम इंतजार कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की बेल पर या जेल पर अदालत का फैसला आएगा। और सौरभ, एक और बड़ी बात है जिसका जिक्र गुप्तेश्वर पांडे कह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल दबा दिया कि जो एफआईआर पटना में की थी उसमें कहीं ड्रग्स का जिक्र नहीं था। ड्रग्स का मामला तो सब सामने आया जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती के फोन को डिकोड किया, जब उनके फोन में ऐसी जानकारी मिली, ऐसे नंबर मिले, ऐसे मैसेजेस मिले, उसके बाद ये ड्रग्स की बात सामने आई। बिल्कुल ठीक रजत जी, ये कह सकते हैं कि ये ड्रग्स का केस एनसीबी का तो एक बाय प्रोडक्ट है उस जांच का जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में चल रही थी। जब उस केस में पहले ईडी सामने आई, क्योंकि उसके अंदर जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप परिवार ने लगाए थे उसकी जांच करनी थी। ये कहा जा रहा था कि सुशांत के बैंक में 15 करोड़ रुपए थे और 1 साल के अंदर वो सारे पैसे गायब हो गए, वो किन किन खातों में गए। इस सब की जांच करने के लिए ईडी आई थी और ईडी ने रिया चक्रवर्ती का फोन क्लोन किया था और उससे उन्होंने वो सारे मैसेजेस
मैसेजेस और चैट्स जो है वो रिट्रीव की थी, जो डिलीट हो गई थी, और इससे उनके हाथ वो चैट्स मिली जिसमें 2017 में सबसे पहली बार रिया चक्रवर्ती का गौरव आर्या के साथ चैट सामने आया, जिसमें MDMA नाम के एक बैंड सब्सटेंस को लेकर बात होती है। और रिया कहती है कि मैंने एक बार MDMA यूज किया है, लेकिन बाकी हार्ड ड्रग्स मैंने ज्यादा नहीं किए हैं। उसके बाद फिर एक चैट्स का सिलसिला सा आने लगा। उसमें फिर यह भी बात सामने आई कि 2019 में भी रिया चक्रवर्ती की जया साहा नाम की एक महिला के साथ बात हो रही थी, वो भी ड्रग्स को लेकर हो रही थी। फिर यह बात आई, यह शक होने लगा कि कहीं रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाय कॉफी या पानी में ड्रग्स मिलाकर को तो नहीं दी, क्योंकि ऐसी भी एक चैट जया साहा के साथ उनके सामने आ गई। इसमें श्रुति मोदी का नाम भी आया, इसमें सैमुअल मिरांडा का नाम भी आया। वहां से यह जांच एनसीबी को दी गई। दरअसल यह सारी इंफॉर्मेशन ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ शेयर की थी। एनसीबी ने अपना होमवर्क पूरा किया, और जब उनको लगा कि इस केस में आगे बढ़ने लायक बहुत सारा सामान है, बहुत सारे तथ्य हैं, तब उन्होंने केस रजिस्टर करके इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और आरोपियों को पकड़ना शुरू। लेकिन सौरभ, जो परिवार है सुशांत सिंह राजपूत का, उनकी जो बहनें हैं, उनको तो शायद इस बात की खबर नहीं थी। रजत जी, ये अभी तक की जांच में तो सामने नहीं आया। एजेंसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि परिवार को किसी भी किस्म के ड्रग अब्यूज की कोई जानकारी थी, चाहे सुशांत का नाम ले और चाहे रिया चक्रवर्ती का नाम ले। ना ही उनकी कंप्लेंट में कहीं ड्रग्स का कोई जिक्र था। उनकी कंप्लेंट सीधी सीधी थी कि हमारे बेटे की, उनके क्योंकि पिता ने कंप्लेंट की थी कि मेरे बेटे की आत्महत्या हुई है और उसको आत्महत्या के उकसाने के लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है, और साथ ही मेरे बेटे की संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का वारिस मैं हूं, मैं उसका लीगल एयर हूं। बाद में सौरभ, आपको याद होगा, उन्होंने 2 लाइन का बयान दिया था जिसमें कहा था कि मेरे बेटे की हत्या की गई है, उसे जहर देकर मारा गया है। लेकिन ड्रग्स का नाम तब भी नहीं आया था। और आज जब रिया की गिरफ्तारी हुई इस ड्रग्स की वजह से, तो सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने क्या कहा ये एक बार दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा कि भगवान हमारे साथ है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अंकिता लोखंडे ने भी कहा, उन्होंने कहा कि कर्म से भाग्य तय होता है। अंकिता लोखंडे सब जानते हैं कि सुशांत सिंह की दोस्त थी पहले, रिया से पहले। उन्होंने रिया की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि सब कुछ संयोग से नहीं होता, ना किस्मत से होता है। आप अपनी किस्मत खुद अपने एक्शन से तय करते हैं, इसी को कर्म कहते हैं। तो सौरभ, जब हम इंतजार कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की इस बेल का, वो 3 लोग जिनको बेल पहले मिली है, उनके बारे में अगर आप कुछ बता सके कि उनको किन ग्राउंड पर बेल दी गई थी। ये दिनेश मौर्य के पास पूरी डिटेल्स हैं रजत जी। ये 3 लोग जो हैं, इसमें अब्बास रमजान अली लखानी पहला नाम है, इसके बाद करण अरोड़ा दूसरा नाम है, और तीसरा नाम मेरे ख्याल से कैजान का है। तो दिनेश, क्या इल्जाम थे इनके ऊपर और किस ग्राउंड पर इन्हें बेल मिली? देखिए, एनसीबी के मुताबिक सबसे पहले उन्हें एक जानकारी मिली कि अब्बास लखानी नाम का एक शख्स कुरला इलाके में, उसके पास ड्रग्स, और उसके जब गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से कुछ ग्राम जो है गांजा मिले थे। और अब्बास लखानी की पूछताछ के बाद पता चला कि उसने जो गांजा था वो करण अरोड़ा जो है उस आरोपी से खरीदा था। इसके बाद करण अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया, उसके पास से भी कुछ क्वांटिटी की जो है ड्रग्स वो बरामद किए गए। और इसी दोनों की जांच के बाद कैजान इब्राहिम जो है इसे भी गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले में जो है 59 ग्राम, देखिए हम लगातार इस पूरे केस को डिस्कस करें, लेकिन इस पूरे मामले में जो इकलौता 2 लोगों के पास से सीजर हुआ था वो सिर्फ 59 ग्राम था, और वो 2 थे अब्बास लखानी और करण अरोड़ा। ये दोनों ही जो है फिलहाल जमानत पर बाहर है। और जिन लोगों के पास से ड्रग्स नहीं बरामद किया गया, लेकिन पूरी जांच में जिनके नाम आए थे, वो अब फिलहाल जो है पुलिस एनसीबी की कस्टडी में। सवाल ये दिनेश की रजत जी पूछ रहे थे कि इन तीनों लोगों को किन ग्राउंड्स पर जमानत मिली, क्या वो दलीलें थी जिस पर इनको जमानत मिली? देखिए, एनसीबी ने जब इन आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया था, उस दौरान भी एनसीबी का कहना था कि हमें इनकी कस्टडी नहीं चाहिए, इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। और कोर्ट ने एनसीबी की इस बात को कबूल मंजूर किया। उसके बाद जैसे ही इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, उसके बाद आरोपियों के वकील ने जमानत याचिका दायर की और उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। ठीक उसी को बिना जो बेस जो है इस बार रिया चक्रवर्ती को जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, उसी को आधार बनाकर अब सतीश माने शिंदे जो है वो अपनी जमानत याचिका को आगे लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है सौरभ की रिया को तो असल में इस बात का अंदाजा था कि एनसीबी उसे अरेस्ट भी कर सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने कल रात को 1 बजे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में बैठकर
शिकायत की थी सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ। उसकी डिटेल्स भी एक बार दर्शकों को बता देते हैं। 6 घंटे के दौरान रिया ने सुशांत के परिवार के खिलाफ एक लंबी एफआईआर दर्ज करवाई, बहुत डिटेल। और इस एफआईआर में रिया ने सुशांत की मौत के लिए उसकी बहनों को जिम्मेदार ठहराया। रिया ने कहा कि सुशांत की बहन प्रियंका ने उन्हें फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो दवाइयां दिलवाई, उन ड्रग्स के आधार पर सुशांत पर असर हुआ और उन ड्रग्स ने सुशांत को आत्महत्या करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए उकसाया। तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया। रिया की तरफ से जो शिकायत दी गई उसमें कहा कि सुशांत की बहनें उसकी प्रॉपर्टी और पैसों की लीगल हेयर यानी कानूनी वारिस थी, इसलिए सुशांत की बहनों ने सुशांत के पैसे के लिए साजिश रची। बहुत गंभीर आरोप है। ड्रग्स की लत सुशांत को बहनों ने लगाई। जिन ड्रग्स के लिए आज रिया को जेल जाना पड़ सकता है, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि ड्रग्स की आदत उन्होंने लगाई और डॉक्टर से पूछे बगैर सुशांत की बहनों ने दवाइयां बदल दी। सुशांत की बहन प्रियंका के अलावा रिया ने सुशांत की दूसरी बहन मीतू और एक दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार पर भी केस करवाया है। डॉक्टर तरुण कुमार वही हैं प्रियंका ने जिनका प्रिस्क्रिप्शन सुशांत को भेजा था। रिया ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें लिखा कि 8 जून 2020 को जब मैंने मुंबई के माउंट ब्लैंक का घर छोड़ा, उससे पहले सुशांत अपने फोन पर अपनी बहन से चैट कर रहे थे। इस चैट में सुशांत की बहन प्रियंका ने उसे कुछ दवाएं लेने को कहा था। प्रियंका ने दवाओं की लिस्ट भेजी थी। मैंने सुशांत को समझाया था कि वो उन्हीं डॉक्टर्स की दवा लें जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सुशांत ने साफ कह दिया वो वही दवाएं लेंगे जो उनकी बहन ने भेजी हैं। इसके बाद सुशांत ने कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए क्योंकि मेरी बहन मीतू सिंह आने वाली है, और इसके बाद सुशांत के घर से वो चली गई। यानी 8 जून से 12 जून 2020 तक मीतू सिंह ही सुशांत का ख्याल रख रही थी। ये सारी बातें उनकी शिकायत में कही गई हैं। और ये भी कहा गया कि मीतू सिंह को कहा गया था कि सुशांत सिंह को डॉक्टर तरुण कुमार की बताई गई दवा देंगी। इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की सेहत बिगड़ती गई, तबीयत खराब होती गई। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुझे मीडिया से जानकारी मिली है कि सुसाइड से ठीक पहले की रात 13 जून को किसी हाउस स्टाफ ने सुशांत सिंह राजपूत को मैरिजुआना दिया था। यानी वो दवा जो सुशांत की बहन प्रियंका सिंह की तरफ से बताई गई थी और मैरिजुआना एक साथ लेने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत खतरे वाली हालत में पहुंच गए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये सारी बातें रिया चक्रवर्ती ने अपनी शिकायत में, और बहुत डिटेल्ड शिकायत है, बहुत सारी बातें इसमें हैं। इसमें रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि प्रियंका ने और डॉक्टर के साथ मिलकर साजिश की है। सुशांत को साइकोट्रोपिक सब्सटेंस देने की साजिश रची। जो दवाएं सुशांत को दी गई वो एनडीपीएस एक्ट के तहत कंट्रोल लिस्ट में है। अब ये सारा जांच का विषय है। अब ये 8 जून का जो पर्चा है जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये दिल्ली के ओपीडी का है, जबकि सुशांत 8 जून को मुंबई में थे। दवाएं लिखने वाले डॉक्टर तरुण कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऐसे में उन्होंने डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से जुड़ी दवा कैसे प्रेस्क्राइब की, यह सवाल पूछा गया है इस शिकायत में। और ने यह भी कहा कि प्रियंका के साथ साथ डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी आईपीसी और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुशांत की मौत से संबंधित सारे केसेस की जांच सीबीआई करेगी। इसलिए रिया ने जो शिकायत की उस पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसको मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सुशांत के परिवार की तरफ से रिया की शिकायत पर जबरदस्त आपत्ति है। इस एफआईआर को रद्द करने के लिए सुशांत का परिवार मुंबई हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। विकास सिंह जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने फिर से गलती की है। रिया की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, इसलिए कोर्ट में टिक नहीं पाएगी। उनकी बात भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी, और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है, तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको
उस पर एक्शन ले सकता था। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अब रिया ने सुशांत की बहनों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें बहुत गंभीर बातें कही गई हैं। आरोप लगाया कि बहनें अपने भाई के पैसों पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। रिया ने कहा कि प्रियंका, नीतू और मीतू सुशांत की प्रॉपर्टी की लीगल हकदार हैं। इसके बाद भी सुशांत की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए साजिश रची गई। मीतू ने सुशांत को बैंड मेडिसिन देनी शुरू की। सुशांत की बहनों ने बीमारी के बहाने उसकी दवाइयां बदल दी। और रिया ने यह भी कहा कि 20 जनवरी को सुशांत अपनी बहन के पास चंडीगढ़ गए थे, लेकिन 1-2 दिन में अचानक वापस आ गए। और उन्होंने दावा किया है कि सुशांत ने मुझे बताया अपनी बहनों नीतू और मीतू के कहने पर उन्होंने डॉक्टर करसी चावड़ा की तरफ से दी गई दवाइयां लेनी बंद कर दी थी, और वो वही दवाइयां ले रहे थे जो प्रियंका सिंह प्रिस्क्राइब कर रही थी। अब रिया ने सुशांत की बहनों के खिलाफ आईपीएस और एनडीपीएस के एक्ट के तहत जो केस दर्ज कराया है उसमें ज्यादातर वही धाराएं लगाई गई हैं। यह नोट करने वाली बात है, वही धाराएं लगाई गई हैं जो सुशांत की मौत के केस में रिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर में लगाई गई हैं। विकास सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस ने रिया की शिकायत पर जिस तरह सुशांत की बहनों के खिलाफ आईपीसी और एनडीपीएस के एक्ट भर दिए हैं, उससे लगता है कि मुंबई पुलिस रिया को बचाना चाहती है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता। एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खाना पूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था। और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है, उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है, वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे, वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में। असमें रिया ने मुंबई पुलिस में जो शिकायत की है सुशांत की बहनों के खिलाफ, मैंने देखी है, ये एकदम वकील का ड्राफ्ट लगता है। उसकी भाषा, उसमें लगाए गए आरोप, उसके साथ दिए गए सबूत, एक परफेक्ट केस बनाने की कोशिश की गई है। रिया का कहना है कि वो तो 8 जून को सुशांत सिंह के छोड़ करके उनके घर से चली गई थी और उसी दिन उनकी बहन वहां रहने आ गई थी। इस दौरान उनकी दिल्ली वाली बहन ने गलत दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दिया और ड्रग्स और इन्हीं दवाइयों का नतीजा था कि सुशांत ने अपनी जान दे दी। सारा दोष उन्होंने बहनों पर डाल दिया। फिर कहा कि जब सुशांत ने आत्महत्या की तो रिया का दावा है न तो वो वहां थी, न उनका सुशांत के घर पर कोई कंट्रोल था, इसलिए जिम्मेदारी सुशांत की बहन की है। केस तो बनाया है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है कि बहनों का अपने भाई को नुकसान पहुंचाने का मकसद क्या हो सकता था। बात तो उल्टी है। सुशांत के अपनी बहनों से अच्छे संबंध थे। जब वो मुसीबत में थे, तकलीफ में थे, तो उन्होंने बहनों पर डिपेंड करना शुरू किया था। उनसे बात करते थे, उनकी सलाह लेते थे, और इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं कि सुशांत की बहन का अपने भाई की जान लेने में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई स्वार्थ हो सकता है। और यही बात रिया के केस को कमजोर बनाती है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में रिया की जमानत पर अदालत का फैसला आ सकता है, और जैसे ही फैसला आएगा इस पर अपडेट मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी ड्रग्स के केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। तो मुंबई चलते हैं, दिनेश मौर्य हमारे साथ हैं, राजेश हमारे साथ हैं। तो दिनेश, क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए, सुनवाई जो है जमानत याचिका पर वो अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद जो है कोर्ट जो है इस बारे में अपना फैसला सुना सकता है। वो ऑर्डर को आज प्रोनाउंस कर देंगे या फिर ऑर्डर को रिजर्व कर देंगे, या अगले 15 से 20 मिनट में साफ हो जाएगा। जो हियरिंग को लेकर जानकारी सामने है उसके मुताबिक जो है दोनों पक्षों की दलील जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। जी, तो
सौरभ, अभी मुझे लगता है कि वक्त लगेगा, दिनेश की बातों से लगता है, और दोनों तीनों संभावनाएं हो सकती हैं। बेल नहीं भी मिल सकती है, बेल मिल सकती है, और यह भी कि इस पर फैसला टाल दिया जाए, कल आए। जी हाँ जी, तीनों ही संभावनाएं हैं। अगर बेल डिनाई हो जाती है तो उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी का जो आदेश है वो कायम रहेगा। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या अब चूंकि रात हो चुकी है तो रात के वक्त उनको जेल शिफ्ट किया जाएगा, जो कि एक जेल मैनुअल को भी के बारे में भी हमें जयप्रकाश हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो कि जेल मैनुअल के मुताबिक रात के 6 बजे के बाद शाम को किसी जेल में नए कैदी को या अंडर ट्रायल को अंदर नहीं लिया जाता है। असल में जो जेल मैनुअल है सौरभ, ये पुराने जमाने के अंग्रेजों के वक्त बने हुए हैं, और उसमें यह है कि सूर्यास्त के बाद जी किसी कैदी को जेल में नहीं ले जाया जाता। खासतौर से अगर महिला कैदी है तो उसको तो बिल्कुल नहीं ले जाया जाता। तो अगर बेल नहीं भी मिलती है तो आज रात उन्हें एनसीबी की कस्टडी में गुजारनी होगी, तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा। जी, और वो कस्टडी इसी जिस बिल्डिंग में वो इस वक्त मौजूद हैं, जहां उनसे पहले इंटेरोगेशन हुई है, फिर अब उनकी पेशी वर्चुअली हो रही है, इसी में एक सेल है जहां पर उनको रखा जाएगा। राजेश इसके बारे में और बता पाएंगे। राजेश, अगर बेल डिनाई हो गई या बेल पर फैसला टल गया तो कहां रहेंगी रिया चक्रवर्ती आज की रात? देखिए, बहुत मुमकिन है सौरभ कि इसी इमारत में जो एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पर, जहां पर एनसीबी का दफ्तर है, दूसरे और तीसरे मंजिले पर, तीसरे मंजिल पर वुमेन सेल है, वहां पर रिया चक्रवर्ती को रखा जा सकता है अगर उनका बेल डिनाई होता है या फिर बेल का ऑर्डर रिजर्व किया जाता है। इन दोनों सूरत में उनको यहां पर तीसरे मंजिल पर रखा जा सकता है वुमेन सेल में। 3 दिन पहले जब उनको यहां पर बुलाया गया था, उसी दिन उस सेल को सैनिटाइज किया गया है। ये खबर जो है वो वहां से एनसीबी के अफसरों ने बताई थी, साफ सफाई करके उसे सैनिटाइज कर दिया गया था। यानी एनसीबी की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। अब सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार है कि अदालत आज रिया को बेल देती है या फिर बेल डिनाई करती है या फिर ऑर्डर रिजर्व रखती है। सौरभ, अब दिनेश और राजेश दोनों बता रहे हैं कि रिया की बेल की पिटीशन पर सुनवाई आखिरी दौर में है, किसी वक्त फैसला आ सकता है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बार फिर से मुंबई चलेंगे और रिया की बेल या जेल पर अपडेट। चक्रवर्ती की जमानत की याचिका पर सुनवाई चल रही है, उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वर्चुअल हियरिंग हो रही है, और इंडिया टीवी के 4 संवाददाता अलर्ट पर हैं। जैसे ही फैसला आएगा वो हमें बताएंगे। लेकिन चूंकि ड्रग्स की बात चल रही है, ड्रग्स को लेकर सियासत कैसे हो रही है ये जरा मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर केंद्र सरकार के तहत एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया ड्रग्स के आरोप में, तो महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स के इस्तेमाल के कई साल पुराने केस को खोल दिया है। अब इस आरोपों की जांच होगी। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने असेंबली में ऐलान कर दिया, और इसके साथ साथ कंगना रनौत के घर के बाहर बीएमसी ने नोटिस चिपकाकर 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा, वरना कार्रवाई के लिए तैयार करने को कहा। उनको कहा गया कि जो कंस्ट्रक्शन उनके घर की वो इलीगल है, और अगर 24 घंटे में जवाब नहीं मिलेगा तो उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो कंगना ने बड़े प्यार से ऑफिस बनाया था, उन्होंने आज कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं। वो मनाली से मुंबई के लिए निकल चुकी हैं, कल मुंबई पहुंच जाएंगी, और उन्होंने कहा कि जिसको जो जांच करवानी हो कर लें। असम में आज असेंबली में शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनायक और सुनील प्रभु ने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को मेमोरेंडम सौंपकर कंगना रनौत के खिलाफ जांच कराने की मांग की। इल्जाम लगाया गया कि कुछ साल पहले शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना पर ड्रग्स लेने और उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रताप सरनायक की इस बात को महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने तुरंत मान लिया, और मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो को इसकी जांच करने का आदेश भी दे दिया। आप सुन लीजिए उनकी बात। कंगना रुनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी, और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है, और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हम
हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। इस फैसले पर कंगना का रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने न सरकार के फैसले को सियासी बताया, न बदले की कार्रवाई का। कंगना ने ट्वीट किया, अगर सरकार उनका ब्लड सैंपल लेकर ड्रग टेस्ट कराती है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। कंगना ने लिखा, वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप मेरा ड्रग टेस्ट करा लीजिए, मेरी कॉल रिकॉर्ड की जांच कर लीजिए। अगर किसी भी ड्रग पेडलर के साथ आप मेरा कनेक्शन ढूंढ लेंगे तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर चली जाऊंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब उन्होंने दिया। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, कंगना के खिलाफ एक और एक्शन हुआ है। आज सुबह सुबह बीएमसी के अफसर नोटिस लेकर कंगना के घर पहुंचे। मुंबई में उनके घर पर गेट पर नोटिस चिपका दिया। कल कंगना के घर पर मैंने आपको बताया था बीएमसी की टीम मुआयना करने गई थी और इसके बाद कंगना ने कहा था हो सकता है वो लोग उनके घर को गिरा दें। लेकिन आज नोटिस देकर चेतावनी दे दी गई, अगर नोटिस का जवाब 24 घंटे में नहीं दिया गया तो फिर तोड़फोड़ होगी, जो गैर कानूनी स्ट्रक्चर है उसको मिटा दिया जाएगा। और इस मामले में बीएमसी की मेयर किशोर पेडनेकर ने कहा, कंगना के खिलाफ शिकायत आई है और शिकायत इसलिए आई क्योंकि कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। बीएमसी कभी भी जब तक मींस कोई झांक के अंदर नहीं जाते, एक ऑफिस होगा या हाउस है तो उनका 80% 100% परमिशन बीएमसी के तरफ से मिलते। उसके बाद कोई चेंज करते, जब तक किसी का कंप्लेंट नहीं है तो ऐसे मुंबई में बहुत ही है। लेकिन ये मैडम मुंबई को पाकिस्तान कहेगी, ये मैडम महाराष्ट्र को पाकिस्तान जैसा है कहेगी, मेरा पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कहेगी। मीन जिस पुलिस ने कसाब को पकड़ के अपने फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, धारातीर तो पड़ मृत्यु हो गया उनका, ऐसे पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है तो हर एक का मन दुखता है। और किसी का मन दुखने के बाद उनको लगा होगा कि ये मैडम ऐसा ऐसा अंदर किया है और कंप्लेंट गई होगी मे बी, तो बीएमसी जाके वो तहकीकात करती है, उसकी इंक्वायरी करती है। मुझे किशोरी पेडनेकर की एक बात अच्छी लगती है, सब्जेक्ट कोई भी हो वो साफ साफ बोलती हैं, बेबाकी से बोलती हैं। वो किसी राजनेता की तरह गोलमोल नहीं कह रही हैं कि कानून है, नियम है, कोई कानून तोड़ेगा एक्शन होगा। साफ साफ कहा, कंगना ने जो बयानबाजी की है ये उसकी सजा है। मतलब शिकायत तो बहाना है। जिस अंदाज में कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर हमला किया, शिवसेना के नेताओं को चैलेंज किया, उसी का नतीजा है कि पुराने केसेस खोले जा रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स का केस हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन का। और बेसाफ है कि शिवसेना बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और मजे की बात है कि उन्होंने इसे छुपाने की, ढकने की कोशिश नहीं की, वो तो खुलेआम कह रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स केस में अरेस्टेड रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता मौजूद हैं, अलर्ट हैं, उसका इस पर नजर रखे हुए हैं। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जो जमानत देने की याचिका है उस पर अभी देर तक सुनवाई करने का फैसला किया है और यह फैसला कभी भी आ सकता है। और जैसे ही खबर आएगी एक अपडेट लेंगे अपने संवाददाताओं से। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, सबके में उत्सुकता है, सब जानना चाहते हैं फैसला कब आएगा, क्या फैसला आएगा। मेरे साथ सौरभ शर्मा हैं और हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य, राजेश कुमार और अभय, ये सब लोग इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। क्या अपडेट है आपके पास में दिनेश? देखिए, आखिरी पड़ाव पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें खत्म हो चुकी हैं। हम इंतजार करें कि कोई आधिकारिक बयान जो है या तो एनसीबी की तरफ से आए या फिर सतीश माने शिंदे जो है उनकी तरफ से। हम दोनों से ही लगातार संपर्क करने की कोशिश कर चूंकि दलीलें खत्म हो चुकी है। दिनेश, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं कि दलीलें चल रही हैं, आप भी इस पर क्या अपडेट दे सकते हैं? लेकिन उत्सुकता तो है, लोग जानना चाहते हैं इस पर कब फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा। अभय, आपके पास कोई जानकारी?
रजत जी, बस हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। लगातार हम एनसीबी के ऑफिसर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है और हमें ये जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि फैसला जो है वो पूरी तरीके से राइट डाउन हो चुका है, लेकिन बस आधिकारिक तौर पर पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं। जो वकील हैं रिया चक्रवर्ती के, उनसे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रजत जी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बेल पर क्या कुछ ऑर्डर दिया है जज ने, क्योंकि जितने ऑफिशियल्स हैं वो अभी वीसी में ही मौजूद हैं। अभी लगातार हम उनसे फोन पे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हमारा फोन अभी पिक नहीं कर रहे हैं। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि किसी भी वक्त बेल पर क्या फैसला जज ने लिया है वो सामने आ जाएगा। थोड़ा सा और इंतजार हमें अभी करना पड़ेगा। तो जब हम इंतजार कर रहे हैं सौरव, ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं कि आप इंडिया टीवी के दर्शकों को जल्दी से जल्दी इस फैसले की जानकारी दें। दिनेश भी हैं, अभय भी हैं, आप सब लोग इंतजार करें। और सौरभ जी, रजत जी शुक्रिया। और आज दिन भर हमने सारी खबरें सबसे पहले दर्शकों को दी हैं इंडिया टीवी पर, और ये खबर भी सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर ही देखेंगे। रिया चक्रवर्ती को आज जेल जाना पड़ता है या फिर उनको बेल मिलती है? आज की रात उनकी लॉकअप में गुजरेगी या फिर अपने घर में?